नमस्कार। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा और आशा है कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो समझ में आया होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भी आपको मिल रहा होगा। आज हम आपको जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसके आगे पढ़ाता हूँ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा और वो टॉपिक है संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध, इसी को हम केंद्र राज्य संबंध भी कहते हैं। एक ही बात है, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध। इस अध्याय में हम आपको ये बताएंगे कि जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध हैं उनका संचालन किस प्रकार होता है और वो संबंध कैसे हैं, कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है, कभी कभी क्यों इन संबंधों में टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तव में सबसे पहले हम आपको संवैधानिक पहलू बताएंगे कि संविधान इस संबंध में क्या कहता है, और फिर आप देखेंगे कि भारत में जो व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनकी वजह से कभी कभी इन संबंधों में तनाव भी आप देखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि संघ में किसकी सरकार है और राज्यों में किसकी सरकारें हैं, इस पर भी संघ राज्य संबंध डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि इस संबंध में भाग 11 और भाग 12 हैं। वैसे तो हम संघ राज्य संबंधों का विभाजन या समझने के लिए संघ राज्य संबंधों को हम समझने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। संघ राज्य के बीच विधायी संबंध और संघ राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध और संघ राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध कैसे है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक जो है वो संघ राज्य के बीच में विधायी संबंध कैसे होंगे इनको बताया गया है। विधायी संबंधों के बारे में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि विधायी संबंधों का संचालन किस प्रकार होगा। और इसके बाद भाग 12 में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का संचालन किस प्रकार होगा, इसका वर्णन संविधान में किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया है कि इन संबंधों को अधिकतम स्पष्ट कर दिया जाए, इन संबंधों को अधिकतम स्पष्ट कर दिया जाए ताकि इनके संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, आपस में तनाव ना हो और दोनों के बीच संबंध जो है मधुर बने रहें, दोनों के बीच अच्छा समन्वय बना रहे, दोनों के बीच स्वस्थ संबंध बना रहे। इसलिए सारी महत्वपूर्ण बातों को हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में लिख दिया है ताकि उन्हीं प्रावधानों के अनुसार इनके बीच संबंधों का संचालन हो। संघ राज्य संबंधों के बीच में हमने बताया कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक हैं, जिसमें सबसे पहले आइए हम आपको 245 के बारे में बताते हैं। जो 245 है वो है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 क्या कहता है, क्या हेडिंग है इसकी कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ये एक तरीके से इस 245 का सब्जेक्ट है, विषय है, हेडिंग है। तो यह अनुच्छेद 245 कहता है कि जो भारत की संसद है, जो हमारे देश की संसद है, वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। फिर एक बार बता दें आपको कि 245 कहता है कि संसद को ये अधिकार होगा, संसद को ये शक्ति प्राप्त होगी कि वो
भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सके। मान लो ये भारत है तो इसके संपूर्ण राज्य क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए, मान लो उत्तर प्रदेश है या ये लक्षद्वीप है, तो इसके किसी भाग के लिए या संपूर्ण भारत के लिए विधि बना सकती है। और ठीक इसी तरीके से ये कहा गया है कि जो भारत के राज्य के विधानमंडल हैं वो उस संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 245 है वो उस क्षेत्र को चिन्हित करता है, उस क्षेत्र को चिन्हित करता है जिस क्षेत्र के लिए संसद या राज्य के विधानमंडल विधि बना सकते हैं। ठीक, उस क्षेत्र को चिन्हित करता है। किसको चिन्हित करता है? उस क्षेत्र को चिन्हित करता है, उन क्षेत्रों का सीमांकन करता है जिन क्षेत्रों में संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां लागू होंगी। इसी तरीके से अब अनुच्छेद 246 है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? ये कहता है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। क्या कहता है? संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, ये हेडिंग है इसकी। इस तरीके से जो अनुच्छेद 246 है वो ये बताता है कि ये 245 में तो ये बता दिया गया कि संसद का अधिकार होगा कि वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाए और राज्य विधानमंडलों का अधिकार होगा कि वो अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाए। तो ये तो क्षेत्र का सीमांकन कर दिया गया। इसके बाद बताया गया अगले अनुच्छेद में कि वास्तव में जो संसद है वो 7वीं अनुसूची की सूची 1, क्या कहा गया इसमें? कई बातें कही गई, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया 246 में कि संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, में प्रगणित विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। एक्सक्लूसिव पावर होंगे संसद को। अनुसूची 7 की सूची 1, जिसे संघ सूची कहा गया है, उसमें प्रगणित विषयों पर विधि बनाने की। आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची हमने आपको बताई थी, जब सूची बता रहे थे कि 7वीं अनुसूची वास्तव में हमने आपको बताया था कि केंद्र राज्य संबंधों के संचालन की आधारशिला है। केंद्र राज्य संबंधों का संचालन इसी 7वीं अनुसूची के अनुसार होता है। और इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 जिसे राज्य सूची कहा गया, और सूची 3 जिसे समवर्ती सूची कहा गया। और संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है आज भी संवैधानिक दृष्टि से 97, 66 और 47 विषय हैं। आप देखेंगे कि गणना की दृष्टि से भले ही विषयों की संख्या बदल चुकी, अभी आप देखेंगे कैसे बदली और क्या हुआ, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से कि जो संघ सूची की अंतिम प्रविष्टि है उसका क्रमांक आज भी 97 है, और राज्य सूची की जो अंतिम प्रविष्टि है उसका क्रमांक 66 है और इसका क्रमांक 47 है। ये अलग बात है कि आप देखेंगे कि गणना की दृष्टि से सब्जेक्टों में परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण देते हैं जो बहुत काम का है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, और सूची में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्यजीव जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाँट और माप तौल, ये 5 विषय जो हैं
वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल टोटल 5 विषय ऐसे थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और इस तरीके से गणना की दृष्टि से अब राष्ट्र सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। कितने? 52। तो कभी कभी दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो आज भी इनकी प्रविष्टियाँ वही हैं, 97, 66 और 47। लेकिन गणना की दृष्टि से जो है इनका जो है वो बदलाव हो चुका है। तो एक बात हमने आपको बताई, क्या वही फिर आते हैं हम 246 पर ही कि ये संसद, ये क्या कहता है 246 कि संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, में प्रगणित या में शामिल या में अंतर्विष्ट जो सब्जेक्ट हैं उन पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। फिर आगे कहा गया है, अगला जो पॉइंट है इसी 246 में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को 7वीं अनुसूची की सूची 3, जिसे इस संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है, कानून बनाने का अधिकार होगा। इस तरीके से समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा। लेकिन यहीं पर हम थोड़ा बता दें, बाद में आप और देखेंगे कि जब अनुच्छेद 254 आप पढ़ेंगे तो 254 पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य का कानून केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का कंट्राडिक्टी है, विरोधाभासी है, तो राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का विरोधाभासी है या केंद्र के कानून से और उसका विरोध है। और अगर पूरा का पूरा कानून विरोधाभासी है तो पूरा का पूरा कानून शून्य घोषित हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। केंद्र का कानून लागू होगा, संघ का कानून लागू होगा, संसद की विधि लागू होगी। इस तरीके से देखेंगे कि यद्यपि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है, लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसकी है? संसद के कानून की होगी। और इसी अनुच्छेद 246 में आगे कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2, जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया है, में प्रगणित विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार होगा, एक्सक्लूसिव पावर होगा। तो अभी हमने बताया था कि राज्य सूची में कितने विषय हैं और संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में अभी हम आपको आगे बताएंगे थोड़ा और अभी इसके बारे में। और चौथी बात जो अनुच्छेद 246 में कही गई है वो ये है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य का भाग नहीं है, उस क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, चाहे वो राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप जानते हैं कि भारत में आज की तारीख में आप जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ठीक है, हमने कह दिया कि हमने बता दिया कि संसद संघ सूची के विषय में कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल राष्ट्र सूची के विषय में कानून बनाएगा, और जो है वो समवर्ती सूची के विषय में दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश का भाग है, हमारे देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ राज्य विधानमंडल नहीं है, तो वास्तव में वहाँ के संबंध में अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो कौन बनाएगा? भाई चलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जो 28 राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें हमारे विधानमंडल हैं या विधानसभाएं हैं, तो चलिए वो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बना लेंगी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी तो हैं जहाँ पर कोई राज्य की विधानसभा है ही नहीं। हम कहते हैं लक्षद्वीप को आप ले लीजिए या अन्य कोई ऐसा भाग है, तो इस भाग के संबंध में अगर कानून बनाने की कोई जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी, और संसद सभी विषयों पर कानून बनाएगी, उन विषयों पर भी कानून बनाएगी जो राज्य सूची में है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको समझनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि संक्षेप में फिर कि संसद को जो है वो संघ सूची में प्रगणित जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। राज्य को जो है राज्य सूची के विषय में जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है,
और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। संघ सूची में वो विषय रखे गए हैं जिनके संबंध में जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना तमिलनाडु के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए रखते होंगे। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ की संसद को दिया गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे आप देख लीजिए कि जैसे सपोज कर लीजिए कि रक्षा के संबंध में, डिफेंस के संबंध में कानून बनाना है, तो रक्षा करने का दायित्व किसका होना चाहिए? केंद्र संघ का होना चाहिए। तो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संघ को दिया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे, सपोज कर लीजिए रक्षा है, रेल है, ठीक है, विदेश संबंध है, तीनों सेना वायुसेना, जल सेना, थल सेना एवं अन्य जो हमारे सशस्त्र बल हैं, इनके संबंध में अगर कोई कानून बनाना है, नागरिकता है, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है, बड़े बड़े पत्तन, छोटे पत्तन नहीं, बड़े बड़े पत्तन जो अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है, आप देखेंगे कि फिर इसके अलावा डाक तार है, बीमा है, डाकघर बचत बैंक है, ठीक है, डाक तार हो गया, बीमा हो गया, डाकघर बचत बैंक हो गया, और आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जनगणना हो गई। मुख्य ऐसे आपको उदाहरण के लिए आप खुद समझ जाएंगे। कृषि से भिन्न आयकर हो गया, निगम कर हो गया। इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संघीय संसद को दिया गया है, क्योंकि सारे विषय किस में रखे गए हैं? संघ सूची में रखे गए हैं। और वास्तव में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पाएंगे कि वास्तव में ये विषय संघ सूची में होने भी चाहिए, क्योंकि ये समान रूप से सभी राज्यों के लिए महत्व रखते हैं। और राष्ट्र सूची में क्षेत्रीय महत्व के सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिनका महत्व वास्तव में क्षेत्रीय है। जैसे सपोज कर लीजिए राष्ट्र सूची है, तो राष्ट्र सूची में लोक व्यवस्था रखी गई, क्योंकि वास्तव में लोक व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार किसको होना चाहिए? राज्यों को होना चाहिए। केंद्र वहाँ से आकर के प्रत्येक राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकती, लोक व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकती। इसलिए लोक व्यवस्था किस में रखी गई है? लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थापना करना किस में रखा गया है? राज्यों का दायित्व मानते हुए इसको राष्ट्र सूची में रखा गया है। कारागार, जेल जिसको कहते हैं, कारागार किस में है? राज्य में है। स्थानीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये बहुत पूछा जाता है। तो लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें है? इसमें है, राज्यों का विषय रखा गया है। गैस एवं गैस कर्म, गैस एवं गैस कर्म, ये किसमें है? ये भी राष्ट्र सूची में रखा गया है। कृषि आय से भिन्न कर, आयकर, कृषि आय मतलब कृषि से भिन्न, सब कृषि आय से भिन्न आयकर कौन लगाएगा? राज्य किसमें रखा गया? संघ सूची में। लेकिन कृषि आय पर कर किसको दिया गया है? कृषि आय पर कर, ये किसको है? ये राष्ट्र सूची पर है, राज्य का विषय रखा गया है कि वो चाहे तो कृषि पर कर लगाएं या चाहे तो ना लगाएं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्षेत्रीय महत्व के जो सब्जेक्ट हैं वो रखे गए हैं इसमें राष्ट्र सूची में। और कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन पर वास्तव में दोनों को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, या ये कह लीजिए कि वास्तव में जिन पर दोनों को काम करना चाहिए, तभी देश का विकास और कल्याण हो सकता है। किसी एक के भरोसे उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे सब्जेक्ट समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। और जैसे दंड प्रक्रिया, दंड एवं दंड प्रक्रिया, दंड एवं दंड प्रक्रिया, ठीक, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, दंड कानून या दंड से संबंधित कानून नियम, तो आप ऐसे क्रिमिनल लॉ एवं क्रिमिनल प्रोसीजर, ये किसमें है? ये आपका इसमें है, समवर्ती सूची में है। विवाह एवं विवाह विच्छेद, आप समझ सकते हैं ना, जो हम इसमें कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत इसको देखते हैं, विवाह और विवाह विच्छेद वगैरह,
ये सब किसमें है? ये समवर्ती सूची में है। विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत किसमें है? ये समवर्ती सूची में है। समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सब किसमें है? ये समवर्ती सूची में है। और बाकी वो 5 महत्वपूर्ण जो हैं वो समवर्ती सूची में है। वन, अभी हमने लिखा था, वन है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इनको आपको याद रख लीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कहाँ किया गया, अगर आप इतना दिमाग में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में है, तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि वास्तव में कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में होगा। तो ये सब आप देखेंगे कि ये कौन किस सूची में है। जैसे देखेंगे, आप देखते हैं जनगणना पूछा जाता, कंफ्यूज होते हैं हम यहाँ करने में। जनगणना केंद्र का विषय है, नागरिकता केंद्र का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये किसका है? ये उसका सब्जेक्ट है। किसका? ये आप देखेंगे कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, नियोजन दोनों करते हैं, सामाजिक आर्थिक नियोजन, ये दोनों का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका हो गया 246 जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसी के संबंध में हम 246 के बाद एक 246 का है जो आप हल्का सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। और ये है 246 का जीएसटी के संबंध में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में है, जो वास्तव में आप समझ सकते हैं कि बाद में जोड़ा गया है। तो वो ये कहता है कि जो संसद है हमारी, संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या उस राज्य द्वारा अधिरोपित जीएसटी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी। सरल, बिल्कुल सरल बात है, सामान्य बात होगी। क्या कह रहा है वो? यह 246 का कहता है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या उस राज्य के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जीएसटी के संबंध में जो है वो कानून बनाने का अधिकार होगा। तो ये थोड़ा हल्का सा 246 का खत्म हो गया। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है अनुच्छेद 248। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 248 का, केवल 248 का नहीं, सीधे 248। और ये 248 है अवशिष्ट रेजिड्यू विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। ये है अनुच्छेद 248 248। और 248 क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, किसी भी रूप में आपके काम आएगा। ये कहता है, पहले तो हम वो बताएं जो संविधान में लिखा गया, इसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। 248 ये कहता है कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, कानून बनाने की, विधि बनाने की अनन्य शक्ति होगी। क्या कहता है 248 ये कहता है कि संसद को ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति, एक्सक्लूसिव पावर होगा जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित नहीं, मतलब शामिल नहीं या दर्ज नहीं है। तो इसका तो हमें पता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का सामान्यतः एक्सक्लूसिव पावर किसको दिया गया है? राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है या हो सकता है उस पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर किसको हो गया? संसद को हो गया। तो अब हम जानते हैं कि संसद, ये तो हम पहले से पता हमें कि संसद संघ सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो अब इसकी अगर हम व्याख्या करें तो हम ये देखेंगे कि चलिए राज्य तो बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे दोनों, संघ सूची के पर ये बनाएंगे। तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी? इसको लिख कि जब पहले से स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 सूचियाँ कर दी गई हैं और तीनों के बारे में बता दिया गया है कि कौन कहाँ कानून बनाएगा, तो फिर प्रश्न उठता है कि ये लिखने की क्या जरूरत थी? कि इसका मतलब ये था कि चलिए हमने बता दिया
कि संसद जो है संघ सूची के विषय में कानून बनाएगी, ये राज्य विधानमंडल राज्य की सूची कानून बनाएंगे, इस पर दोनों कानून बनाएंगे। तो फिर ये क्यों लिखा गया कि जो है वो संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर होगा। तो इसीलिए लिखा गया कि आने वाले समय में कोई ऐसा सब्जेक्ट भी हमारे सामने आ सकता है जिस पर हमें कानून बनाने की आवश्यकता हो, और वो सब्जेक्ट किसी भी सूची में नहीं होगा, तो फिर उस पर कानून कौन बनाएगा। तो वास्तव में वो सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया भारत की संसद को, ऐसा लिख करके जो अनुच्छेद 248 में लिखा गया। और इसका आशय यही है कि जो अवशिष्ट विषय हैं, यानी जिनका वर्णन संविधान बनाते समय किसी भी सूची में नहीं किया जा सका, और जिनके बारे में माना गया कि भविष्य में ऐसे विषय उभर करके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में कानून बनाने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को दिया। यहीं पर हम आपको बता दें कि जो तमाम संघीय देश हैं, जैसे आपका USA हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या अन्य तमाम देश, वहाँ पर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो उनके देश में जो राज्य के विधानमंडल हैं उनको दिया गया है। लेकिन हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए, कनाडा से सीख लेते हुए, या कनाडा के आधार पर कुछ भी कह लीजिए, ये क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए हमने अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को दिया। तो इस तरीके से अगर आता है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर विधान बनाने का, कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की संसद को दिया है। इस तरीके से अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अब और एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 249, और 249 ये कहता है कि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में, राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। ये क्या, ये कौन कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 249, 249। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि भारत में अधिकांश मामलों में लोकसभा शक्तिशाली है, और लोकसभा को जो बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो राज्यसभा को नहीं है। लेकिन 2-3 मामले ऐसे हैं जो वास्तव में राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं लोकसभा की तुलना में। जैसे यही एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय महत्व नहीं, राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय पर कानून बनाए, तो राज्यसभा के द्वारा पारित इस संकल्प के आधार पर भारत की संसद को यह शक्ति, यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय पर कानून बनाए। समझ गए बात? ये कि इनिशिएट करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है। यानी संसद तब तक संसद तब तक राज्य सूची किसी विषय पर कानून नहीं बना सकती, भले ही राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, जब तक कि राज्यसभा ऐसा संकल्प 2/3 बहुमत से पारित ना कर दे। तो फिर एक बार बिल्कुल सरलतम शब्दों में समझ लीजिए कि अगर भारत की राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो ऐसा समझते हुए अगर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर देती है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है। और संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून, ध्यान रखिएगा,
1 वर्ष के लिए लागू होता है, 1 वर्ष से अधिक के लिए लागू नहीं होता। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा कितनी ही बार ऐसा संकल्प पारित कर सकती है और कितनी ही बार राज्यसभा के द्वारा ऐसे पारित संकल्प के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और वो कानून 1 वर्ष तक लागू होगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपात लागू किया जा सकता है। आपातकाल पढ़ाएंगे जब हम आपको, तो ये 250 कहता है कि यदि आपात की घोषणा की गई है, भारत में आपातकाल लागू है, क्योंकि आपात शब्द का प्रयोग जो है वो 352 में किया गया है, तो हम आपकी कह सकते हैं कि अगर भारत में आपात की घोषणा है, आपातकाल लागू है, तो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो ऐसा कानून बनेगा वो आपात की घोषणा की समाप्ति के 6 माह तक लागू रह सकता है अधिकतम। यानी सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आज आपातकाल लागू किया गया, आज 6 तारीख है, 6 नवंबर, और मान लो आज आपातकाल लागू किया गया और आपातकाल 3 साल रहता है, 23 तक, मान लो 5 नवंबर 23 तक रहता है आपातकाल, 5 नवंबर 23 तक समाप्त किया जा सकता है। और मान लीजिए 12 दिसंबर को संसद राज्य सूची किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो वो कानून, और अगर वो ख़त्म नहीं होता किया जाता है, तो वो कानून जो है वो 5 नवंबर 23 को ही समाप्ति की घोषणा की जाती है, तब तक तो लागू रहेगा ही, और इसके और 6 माह प्लस तक लागू रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा लागू नहीं रह सकता। अब फिर ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी आपात की घोषणा की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक ये बनाया गया कानून लागू रह सकता है, जो अनुच्छेद 250 कहता है हमारा। अनुच्छेद 250 के बाद आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 252, और 252 बहुत महत्वपूर्ण है। 252 ये कहता है कि 252 क्या कहता है? 252 कहता है 2 या अधिक, 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, उनकी सहमति से विधि या कानून बनाने की संसद की शक्ति, तो अनुच्छेद 252 ये कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमति देते हैं, इस बात का प्रस्ताव पास करते हैं और संघ से ये निवेदन करते हैं कि वो उन राज्यों के लिए कानून बनाएं, तो वास्तव में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है। लेकिन कब बना सकती है? अगर 2 या अधिक राज्य जो है वो निवेदन करें कि भाई आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, लेकिन वो जो कानून बनेगा वो उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने ऐसा करने के लिए संसद, भारत सरकार से, संसद से कहा है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक बार कानून बना दिया तो फिर उसमें संशोधन करने का या समाप्त करने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को कदापि नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या समाप्त करना संसद की इच्छा पर निर्भर है। संसद ही उसको समाप्त कर सकती है या उसमें कोई संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 253 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 253 ये कहता है कि अनुच्छेद 253 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने, अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी बनाने के लिए
जो प्रावधान कर सकता है, किया गया इसमें। यहाँ इसमें संक्षेप में ये कहा गया है, आप जानते हैं कि संघ की जो सरकार होती है वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते करती है, विनिश्चय करती है, सहयोग करती है, तो वो करती है तो उनको लागू कराना भी संघ की सरकार का दायित्व होता है। तो ऐसे में ये अधिकार दिया गया है संघ की संसद को कि ऐसे सभी संधि समझौते करारों विनिश्चय आदि को लागू करने के लिए अगर संघ को आवश्यकता पड़े तो वो राष्ट्र सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, क्योंकि अंततः इन सभी संधियों या समझौतों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसको है, जो है वो संघ की संसद को है, और संघ की संसद को इस संबंध में सभी आवश्यक कानून बनाने का अधिकार है। और इस संबंध में अंतिम जो अनुच्छेद हम आपको बताएंगे वो है अनुच्छेद 254, जो महत्वपूर्ण है इन केंद्र राज्य विधायी संबंधों में, और वो है कि संसद द्वारा जो बनाई गई जो विधियां हैं, संसद द्वारा एवं राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों से असंगति। तो जैसे हमने आपको बताया कि कई ऐसे, वैसे तो हमने आपको बिल्कुल अब तक बता दिया है और आप समझ गए होंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एकदम क्षेत्र स्पष्ट कर दिए हैं, विषय वस्तु स्पष्ट कर दी है कि कहाँ भारत की संसद कानून बना सकती है और कहाँ राज्य के विधानमंडल कानून बना सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि संसद को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने के संबंध में। तो जहाँ तक संसद की सीमा है कानून बनाने की, वहाँ तक संसद कानून बनाएगी। राज्य विधानमंडल भी कानून बनाते हैं अपनी सीमा के अंतर्गत, लेकिन बहुधा ऐसा हो सकता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं और संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनमें असंगति हो जाए, कंट्राडिक्शन हो जाए, विरोधाभासी हो जाए। तो फिर वास्तव में अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर संसद का कानून लागू होगा। और एक उदाहरण हमने उस समय दिया था, फिर वही देते हैं कि वास्तव में जब हम ये कहते हैं कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून विरोधाभासी हैं तो वास्तव में संसद का कानून लागू होगा और राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून से असंगति रखता है। तो ये जब बात हम कहते हैं तो हम कहाँ से इस बात को कहने का अधिकार पाते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो वास्तव में अनुच्छेद 254 में ये जो प्रावधान है, इसी प्रावधान के आधार पर हम कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है आप ये कहते हैं कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर समवर्ती सूची पर बनाया गया कानून दो विरोधाभासी हैं तो फिर संघ का कानून लागू होगा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 246 में ये अधिकार दिया गया है दोनों को, लेकिन अनुच्छेद 254 में ये बात कही गई है कि अगर कानून विरोधाभासी हैं तो लागू होगा किसका? केंद्र का कानून, प्राथमिकता मिलेगी केंद्र के कानून को। तो 254 के आधार पर आप ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत में यद्यपि संघ राज्य विधायी संबंधों का संचालन के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती संविधान निर्माताओं ने, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के विकास को ध्यान में रखते हुए, देश की जो हमारा जो बहुभाषा और जो हमारी विविधता है उस विविधता में एकता बनाए रखने के लिए वास्तव में हम देखेंगे कि विधायी मामलों में भी यदि सामान्य परिस्थितियों में सबको स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए वास्तव में संघ को कुछ विशिष्ट मामलों में जो है वो विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, उसको प्राथमिकता प्रदान की गई है। थैंक यू।